नमस्कार दोस्तों। समस्या वहीं खड़ी है कि क्या भारत श्रीलंका की दिशा में बड़ी तेजी से भाग रहा है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहा है या पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से भाग रहा है। इसको लेकर के जब हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देश की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, राज्यसभा सदस्य हैं सुब्रमण्यम स्वामी, अर्थशास्त्री भी हैं। उन्हीं के बयान से शुरू करते हैं। उन्होंने जो डाटा के आधार पर बताया है और जो वैश्विक डाटा है, पूरी दुनिया का डाटा है, उसके मुताबिक है कि 2011 में भारत, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और अब 2021 का जो डाटा आया है उसमें भारत दुनिया में 164वीं अर्थव्यवस्था बन गया, 164वीं, और पर कैपिटा इनकम के मामले में 161 नंबर पे। तो आप समझ सकते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है। इसी को लेके जब हम बात करते हैं तो इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज सामने आती है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जाने माने अर्थशास्त्री हैं संतोष मेहरोत्रा, और उन्होंने बताया, जो पूरे आंकड़े हैं भारत के, उन पर अर्थशास्त्र को देखते हुए बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था बर्बादी की दिशा में जा रही है और वो श्रीलंका में जिस तरह खराब हो रही थी उससे भी ज्यादा खराब होने की दिशा में जा रही है। आप कहेंगे ये सब बातें कैसे मैं कह रहा हूं, तो इसको लेकर के आप एक चीज समझिए। आज सुबह के अखबारों में आपने देखा होगा, अखबारों में अभी नहीं आया है, वैसे कल आ जाएगा। CMIE का जो आंकड़े आए हैं और उसमें आया है कि भारत की जो कामकाजी आबादी है, यानी जो कामगार लोग हैं, जो तमाम तरह के काम करते हैं, जो काम करने वाली पॉपुलेशन है, वो श्रम प्रतिभागिता में 0 है। मतलब लेबर करने में, मजबूती करने में वो 0 के करीब पहुंच रही है और यह स्थिति है। उसके बाद में तमाम सारे लोग, हमारे यहां क्या हो रहा है वो आप देख लीजिए। दूसरी एक चीज आपको और बता दें कि हालात ये हैं कि नरेंद्र मोदी गुजरात में जाकर के अब ऑर्गेनिक खेती का शुभारंभ करने जा रहे हैं कि देश में ऑर्गेनिक खेती ही हो और उर्वरकों पर, खाद्यों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि खाद्य जो है उचित नहीं है। कमोबेश यदि आप थोड़ा सा याद करिए, 2019 में क्या किया था श्रीलंका सरकार ने? कहा था अब ऑर्गेनिक खेती ही होगी, फर्टिलाइजर पर प्रतिबंध लगा दिया था और नतीजा यह हुआ उनका उत्पादन 1/4 रह गया। और उसके बाद में जब कोविड काल आया तो कोविड काल में वो बहुत ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर सके। उनकी पूरी जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर डिपेंड है, तो टूरिज्म भी खराब हो गया, प्लस उत्पादन जो होता था वो भी खत्म हो गया और दूसरे संकट खड़े हो गए। और इसके कारण यह स्थिति हुई जो दुनिया में किसी भी देश के लिए इससे शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती है कि आज जनता जाकर के राष्ट्रपति के बेड पर बैठी है, उनकी कुर्सी पर बैठी है, उनके बंगले पर बैठी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी है, प्रधानमंत्री के बेड पर है और प्रधानमंत्री के यहां वो कर रही है, उनके स्विमिंग पूल्स में नहा रही है और वहीं पे खा रही है। और उसने कहा हम तब तक ये नहीं छोड़ेंगे जब तक उन दोनों के इस्तीफे आ नहीं जाते हैं। बहरहाल दोनों भाग खड़े हुए और स्थिति ये है, अब दोनों मिलकर कह रहे हैं कि साहब सर्वदलीय सरकार बना लीजिए क्योंकि अब हमसे ऐसे नहीं चल सकता है। तो यह स्थितियां हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ है देश में और तमाम प्रदेशों में, वो देश की अर्थव्यवस्था सुधारने की बजाय श्रीलंका की दिशा में ले जाने का काम कर रही है। मैंने जैसे बताया कि प्रधानमंत्री क्या करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती के नाम पर देश का उत्पादन भी गिराने जा रहे हैं, जो अभी किसानों के, और तमाम जगह, तमाम राज्यों में किसानों पर तमाम प्रतिबंध थोप दिए गए हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर तमाम सारी चीजें की गई हैं और वो भी संकट खड़े हो रहे हैं। क्योंकि उत्पादन बगैर, आज आप दुनिया में एक ताकत बन के खड़े हैं क्योंकि आपके यहां किसान अनाज उपजा रहा है। और यही बात
पंडित नेहरू ने 1947 में ही समझ ली थी और इसीलिए उन्होंने सबसे पहला जो शिलान्यास किया था वो भाखड़ा डैम का किया था। सबसे पहला शिलान्यास किया था वो नेशनल फर्टिलाइजर्स का किया था। सबसे पहले जो तमाम सारे काम हुए थे वो बिजली और पानी और इन सारी चीजों को लेकर के हुए थे जिससे किसानी मजबूत हो। और किसानी पर उन्होंने कहा था कि ध्यान देने की जरूरत है, किसान पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि उस वक्त सरकार के पास पैसा नहीं था क्योंकि हम कंगाल राष्ट्र थे। उसके बावजूद नेहरू ने संभाला और डॉलर के मुकाबले रुपए को जो 1947 में था वही 1964 तक रखा। आज समझ सकते हैं, जबकि इस दौरान देश के अंदर भारी उद्योग भी लगे, बड़े बड़े जो देश के अंदर आज सबसे बड़े जो डैम है वो सब पंडित नेहरू के बनाए हुए हैं। उसके अलावा तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तमाम सारे स्वास्थ्य के वो एम्स और पीजीआई और जाने क्या क्या खुला, मेडिकल कॉलेजेस खुले, यूनिवर्सिटीज खुली, जो है आईआईटी, आईआईएम और शुगर इंस्टीट्यूट, लेदर इंस्टीट्यूट, दूसरे इंस्टीट्यूट, इसरो और सारी चीजें, उन सब पे काम हुआ, अंतरिक्ष पे काम। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की चेन लग गई, रेलवे के लोकोमोटिव कारखानों की चेन लग गई। इसके अलावा इतना काम हुआ कि आप समझ नहीं सकते। आज देश के अंदर जो कुछ है सब उनका है। एचएमटी उनका है, एचएएल उनका है, ये कोई भी चीज आप देख ले, हिंदुस्तान पेट्रोलियम देख ले, इंडियन ऑयल देख लीजिए, भारत पेट्रोलियम देख लीजिए, जो भी कुछ देख लिए, ओएनजीसी देख लिए, रिफाइनरीज देख लीजिए, सब कुछ उन्हीं की बनाई। और नतीजा ये, उन्होंने इतना सब कुछ बनाया और ना डॉलर के मुकाबले रुपए को एक भी पैसा गिरने दिया और ना ही दूसरे और संकट पैदा हो। देश में रोजगार जनरेट हुए, देश में तमाम सेक्टर्स में तमाम नए वो बने। लेकिन इस समय क्या हो रहा है? इस समय सरकार सब कुछ बेच रही है और बेचने का जो क्रम चल रहा है इसमें आप समझिए। वहीं दूसरी तरफ जो ये गलतियां शुरू की थी यूरोपियन कंट्रीज ने, उन्होंने अपने यहां सुधार लिया है। उन्होंने क्या किया है, इस वक्त उनके यहां यूरोपियन कंट्रीज में राष्ट्रीयकरण की, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की मुहिम चल रही है और निजीकरण से अब वो दूरी बना रहे हैं। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने जो है मल्टीनेशनल इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी को इलेक्ट्रिसाइड डी फ्रांस एसए का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा कर दी है और उन्होंने कहा है कि इसका बहुत जरूरी है जिससे कि सारा बिजली उत्पादन पर राज्य का, स्टेट का, सरकार का नियंत्रण रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने और तमाम सारी चीजों में किया है। उन्होंने करीब करीब उन्होंने कहा कि 100% पूंजी स्वामित्व सरकार का होना चाहिए। इसी तरीके से जर्मनी ने गाजप्रोम पीजेएसई की एक इकाई का नियंत्रण करने की दिशा में काम शुरू कर दिया। जर्मनी के वित्त मंत्री रॉबर्ट हैबेक ने बर्लिन में संवाददाताओं को बताया कि फेडरल नेटवर्क एजेंसी एक शेयर धारक की भूमिका में ग्रहण करेगी और आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जो है उपाय करेगी। इसके अलावा इटली में लुकोइल रिफाइनरी का राष्ट्रीयकरण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उस पर काम शुरू हो गया है। इसी की तरह जबकि भारत में क्या हो रहा है, भारत में नरेंद्र मोदी जितने उद्योग, तमाम सारी चीजें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी उन्हें बेच रहे हैं और बेच करके आप चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे बस अड्डे हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे रेलवे के अलावा और दूसरे एयरलाइंस में हो, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, सब कुछ बेचने का क्रम चल रहा है इस देश के अंदर जो सबसे बड़े रोजगार देता है। लेकिन खरीदने का भी क्रम चल रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान इतनी बड़ी बड़ी खरीदारी हो रही है कि जिसको आप नहीं कहेंगे। वो क्या खरीदारी हो रही है? विधायकों की खरीदारी हो रही, सांसदों की खरीदारी हो रही, विपक्षी दलों के नेताओं की खरीदारी हो रही। आपने गोवा में देखा, सामने आया, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि 40-40 करोड़ रुपया में विधायक खरीदे जा रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा कि किस तरीके से खरीद फरोख्त हुई या जो भी कुछ हुआ आपके सामने है, शिवसेना सरकार गिरा करके और आज सरकार बनी। आपने मध्य प्रदेश में देखा किस तरह से खरीदारी हुई और सारी चीजें हैं वो आपके सामने। आपने कर्नाटक में देखा, आपने और भी तमाम में। तो स्थिति यह है कि खरीदारी की स्थिति, राज्यसभा चुनाव में आपने खरीदारी देखी, तो एमएलसी के चुनाव में आप देखते हैं
तो ये स्थितियां हैं कि हर चुनाव में खरीदारी होती है, और जब आम चुनाव होते हैं या विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो उनमें तमाम दूसरी पार्टियों के विधायकों और उनको खरीदा जाता है। तो ये रकम चलता है, दूसरे प्रत्याशियों पर दांव लगाया जाता है, उनसे उनको उपकृत किया जाता है, ये सारे खेल चल रहे हैं। तो ये खरीदारी हो रही। लेकिन दूसरी तरफ अदानी अंबानी जैसे जो मित्र हैं नरेंद्र मोदी के, तो उन मित्रों को सब कुछ बेचा जा रहा है, और ये बेचने का क्रम ऐसे चल पड़ा है कि बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड में चल रहा है। सब बेच डालूंगा। एलआईसी को बर्बाद कर दिया है। कहां 36 लाख करोड़ की कंपनी थी और आज 4.5 लाख करोड़ की भी कंपनी नहीं बची है। इतनी बर्बादी कर दी है नरेंद्र मोदी सरकार, जिसका खुद ही असेसमेंट किया था 3 महीने के अंदर वो 12.5 लाख से 4.5 लाख में हो गए। तो आप समझिए कितनी तेजी से घट रहा है। इसी तरीके से इंडियन एयरलाइंस का हुआ था, कितनी तेजी से उसका घटा करके और कितने औने पौने दाम में बेच दिया गया। इसी तरीके से दूसरी और तमाम सारी चीजें। अब सेना की संपत्तियां भी बेची जा रही हैं, दूसरी संपत्तियां भी बेची जा रही हैं। तो किस तरीके से रेलवे की संपत्तियां भी बेचने का प्रस्ताव आ गया है। संपत्तियां भी बेच देंगे, फैक्ट्रियां भी बेच देंगे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां भी बेच देंगे, ओएनजीसी भी बेच देंगे, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम सब बेच देंगे, एचएल बेच देंगे और सब। तो देश में सिर्फ बेचने का काम चल रहा है। जो शिक्षा का था, शिक्षा में 100% अब देखिए धीरे धीरे बिल्कुल निजीकरण की तरफ चल पड़ा है। सरकारी जो है यूनिवर्सिटीज हो, प्राइमरी स्कूल्स हो, दूसरे हो, सब बर्बादी। तो स्थिति यह है कि कुछ बनियों के हाथ में सारी सत्ता दे देनी है, और वो जो बड़े बनिए हैं वो छोटे सारे बनियों को अपना नौकर बना लेंगे। तो यह रणनीति चल रही है, और इस रणनीति का नतीजा क्या है कि भारत पर कैपिटा इनकम में आज दुनिया में सबसे बुरी दशा में पहुंच रहा है। और आप एक चीज जान लीजिए, भारत की प्रति कैपिटा इनकम $2,277 की हो गई। आप समझिए, जो कहां होती थी। और तमाम छोटे छोटे राज्यों की यदि बात करेंगे वो भी भारत से ज्यादा है। आपसे उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं कि यदि अल्बेनिया की बात करें, जिसका आपने पता नहीं नाम सुना है कि नहीं सुना है, उसकी $6,494 है। इसके बाद में आप देखिए अल्जीरिया है, तो 3,765 है। इसके अलावा जो है अमेरिकन समोआ है, यहाँ की 12,844 है। इसके बाद में आप ये देखेंगे अंडोरा है, इसकी $43,000 है, $43,047 है। इसके बाद अंगोला है, इसकी भी भारत से ज्यादा है। इसी तरीके से मतलब आप किसी भी देश की बात कर लीजिए, किसी की आप ये सोचिए, कई ऐसे देश हैं जिनकी 90 हजार डॉलर प्रति व्यक्ति वो है, और भारत की स्थिति क्या है आपके सामने। तो मतलब आप जिन बहरीन ऐसे देश हैं जिनका आपने नाम लिया, इवन बांग्लादेश की $2,503 की जो है पर कैपिटा इनकम है, और भारत की 22। आप समझिए, तो बांग्लादेश भी आपसे ऊपर है, दूसरे और ऊपर है। बाकी बड़े देशों की तो बात ही मत किए, बेल्जियम आपसे ऊपर है, ब्राजील आपसे ऊपर है। तो मतलब आप कौन से देश की बात करेंगे जब आप देखिए ऐसे देश जिनके आपने नाम नहीं सुने होंगे, वो भारत से कोई डबल है, कोई ट्रिपल है, कोई 4 गुना है, कोई 100 गुना है। तो इस दशा में तो आप समझिए, तो आइसलैंड है, चैनल आइसलैंड है, यहाँ की $74,000 है। चिली की जो है $16,000, मतलब 16,000 क्यों कहेंगे, $16,500। तो इस तरह है। चाइना की $12,556 है। तो इस तरह की स्थितियां हैं, और भारत की हालत क्या है, $2,200। आप समझिए, तो ये भारत की इस तरह जीडीपी जा रही है, इस तरह से सारी चीजें गिर रही हैं। और जब गिर रही हो तो आपको सोचना पड़ेगा। तो एक तरफ आप बेचने का पूरा धंधा चला बैठे हैं, और दूसरी तरफ आप कहेंगे
कि ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है। देश जो है बड़े सुरक्षित हाथों में इतना है कि अब कहीं पर कुछ बचा नहीं, बेचने के लिए भी शायद अब नहीं बचा, अब वो चीजें नहीं मिल पा रही। तो आप इन सब स्थितियों को आप देखेंगे तो वहीं आएंगे कि आप देखिए किस तरीके से जहां निजीकरण का दौर चल रहा है, अदानी अंबानी को सब कुछ देने का दौर चला है, इसी कड़ी में अब बीएसएनएल को बर्बाद करने का फिर से एक और आगे कार्यक्रम शुरू हो गया। आपको याद होगा जब 4G लॉन्च किया गया तो बीएसएनएल को सबसे आखिरी में 4G दिया गया, पहले सारे प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया गया। यदि बीएसएनएल को दे दिया गया होता तो बीएसएनएल से बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान के अंदर किसी का नहीं, आज भी नहीं, और उसके बाद में उसे बर्बाद किया गया। अब फिर 5G की बात चल रही, तो 5G के स्पेक्ट्रम उसमें उसको बिड डालने की परमिशन नहीं दी जा रही, लेकिन अदानी को लाया जा रहा है और अदानी के थ्रू कराया जा रहा है। तो यह स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ खरीदने के लिए आप समझ रहे हैं क्या, स्मार्ट सिटी के नाम पर किस तरह से खेल हो रहा है। जो चंडीगढ़ देश का क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया था, आज सफाई के मामले में 100 के आंकड़े पे पहुंच रहा है। इसके अलावा और तमाम सारी समस्याएं, कभी यहां पानी नहीं भरता था, कभी कोई चीज नहीं होती थी, अब हल्का सा बारिश होती है तो पानी भर जाता है। दूसरी चीज, अहमदाबाद शहर डूब जाता है, भोपाल शहर डूब जाता है। ये सब स्मार्ट सिटीज में आपने ले लिए, इनमें इतना पैसा आपने लगाया, वो पैसा गया कहां। स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री बेंगलोर जाते हैं, मैसूर, और वहां एक यूनिवर्सिटी में जहां जाना होता है, वहां 16 करोड़ रुपए में एक सड़क बनती है उनके लिए, और उनके जाने के 4 दिन बाद में वो सड़क टूट जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं जो 40% कमीशन वाली बात थी, तो वो स्थिति। तो ये समझिए कि स्थिति क्या हुई है 2014 के बाद में। हम एक ऐसा समाज बन गए हैं, असभ्य समाज बन गए हैं, जो कुशिक्षित से भी हो गया है, जो असल में शिक्षित होता न होता कुशिक्षित हो गया। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलता है, वो सोशल मीडिया पे चलता है, या उसमें नरेंद्र मोदी के कुछ लोगों द्वारा डाल दिया जाता है। मैंने आज देखा महाराष्ट्र के एक नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा, और ये उन्होंने नहीं लिखा, संबित पात्रा समेत तमाम उन्होंने लिखा कि उसे रिट्वीट किया कि राहुल गांधी जो है वो बाकी चीजों पे वो सब करते रहते हैं ट्वीट, उन्होंने एकादशी पे ट्वीट नहीं किया। जबकि फिर उसका जवाब जो है श्रीनिवासन ने दिया, और बीवी श्रीनिवासन ने राहुल गांधी के उस ट्वीट का वो लिंक डाला कि भाई देखो राहुल गांधी ने क्या किया था, कम से कम देख लिया करो। तो ये स्थितियां हैं, तो झूठ, बेईमानी और इस तरह से चल रहा है। लेकिन चंद लोग हैं जो ऐश कर रहे हैं, जिनकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, रोजाना बढ़ रही है। इस स्थिति में हजारों करोड़ बढ़ रही है, लाखों करोड़ बढ़ रही है। नेटवर्क जो है दुनिया के मुकाबले पहुंच गई है, जो अभी चंद साल पहले तक देश के 100 में भी शुमार नहीं। तो आप इन बातों से समझ सकते हैं कि किस तरह का खेल चल रहा है, कहां से क्यों चल रहा है। सरकार नहीं बताती है कि जो चुनाव का वो लिया जाता है उसमें किस तरीके से है, कहां पैसा लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है। जो वो इलेक्टोरल बॉन्ड है उस पर बात नहीं करना चाहती है, वो जो पीएम केयर फंड बनाया गया था उस पर बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो निजी इस तरीके से खेल किए गए। उन खेल में है, क्योंकि उन्हीं पैसों से खरीदा जाता है। क्या खरीदा जाता है? विधायक खरीदे जाते हैं, सांसद खरीदे जाते हैं, सत्ता खरीदी जाती है। तो अब सत्ता बेची जाती है और फेक न्यूज का पूरा क्रम चलता है। और यदि कोई सवाल उठाता है कि महंगाई क्या हो रही है और ये क्या हो रही है, तो इसका एक उदाहरण देता हूं। एक सिंपल सा होर्डिंग जो है प्रयागराज में लगा कि वहां पर जो सिलेंडर का दाम है, दूसरी महंगाई है, वो है, तो ऐसी स्थिति में बाय बाय मोदी। इसमें कहां क्या आपत्तिजनक था, लेकिन इस पर एफआईआर दर्ज कर ली। इसी तरीके से एक जो है नुक्कड़ नाटक करने वाले लोग जो है शिव पार्वती का रोल करके अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे, और उस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई कि भावनाएं आहत कर दी गई। तो आजकल भावनाएं बड़ी आहत होती हैं। प्रधानमंत्री काली के मसले पर कूद पड़ते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि क्या गलत उन्होंने कहा है, सही कहा। स्वाभाविक सी बात है, पश्चिम बंगाल में जिन राज्यों में मांसाहार है या वो है, वहां पर काली को चढ़ता है और सभी जगह चढ़ता है।
शराब भी चढ़ती है, मीट भी चढ़ता है, उसका भोग लगता है, तो इसमें कौन सी ऐसी बात? तो धर्म सम्मत है। आप पढ़िए ना, दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए, माता का जो रूप है तमाम उसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन नहीं, आपकी भावनाएं आती, तो भावनाएं हाथ पे एफआईआर दर्ज करेंगे, इस पर जो है कानूनी पचड़े में पैसे खर्च होते हैं, सब होते हैं, तमाम जो है राज्यों में अदालतें जो है बिल्कुल जैसे है लगता है धर्म की ही सुनवाई करने को बैठ गई हैं। तो ये सारी दशाएं हैं और ये दशाएं देश को बर्बादी की दिशा में ले जा रही हैं। आप श्रीलंका बनने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और कौशिक बासु साहब की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार भी थे, उनकी बात को आपको सुनना पड़ेगा। अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार विजेता है अर्थशास्त्र में, उनको सुनना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बर्बाद हालत में। जब यह स्थिति हो तो आपको सोचना चाहिए कि पता नहीं कब आपके घर में भी रोटी से लेके हर संकट खड़ा हो जाए, आपके यहां भी श्रीलंका की तरह से महिलाओं को जो है वेश्यावृत्ति ना करनी पड़े। सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य को सोचिए, बेरोजगारी को सोचिए। आपको मैंने बताया सीएमआई का आंकड़ा कि श्रम वो शून्य हो रहा है। स्थिति में आपको चिंता करनी पड़ेगी। यदि करेंगे और सजग रूप से आगे बढ़ेंगे, आवाज बनेंगे, तो निश्चित रूप से सुधार लेंगे, नहीं तो बर्बादी तो तय है। इसके साथ अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।